क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे पर्वत प्रदेश में पावस की कुछ प्रश्न उत्तर बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न उत्तर। प्रश्न है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पावस ऋतु यानी होता है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में प्रकृति में अनेक परिवर्तन आते हैं। पहाड़ी प्रदेश में तो पल पल इसका रूप बदलता है। कभी उजले बादल छा जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पहाड़ उजला पंख लगाकर उड़ गया। पहाड़ पर उगे हुए पेड़ आसमान में निहारते हुए से लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे अपने ऊंची आकांक्षाओं से पर्वत को छूने की कामना कर रहे हैं। कभी दौड़ते हुए बादल को देखकर लगता है कि इंद्र भगवान कोई अपना जादू का खेल खेल रहे हैं। अचानक वर्षा शुरू हो जाती है, चारों तरफ धुआं धुआं सा छा जाता है। इससे ऐसा लगता है कि धरती और आकाश सब एक रंग में रंग जाता है। तो कभी को लगता है कि आकाश टूटकर धरती पर गिर पड़ा है। आकाश के टूटने से डरकर साल के वृक्ष धरती में धंस गए हैं। पहाड़ के नीचे जो तालाब हैं वे जलने लगे हैं और उनके जलने के कारण धुआं ऊपर उठने लगा है। कभी लगता है कि पहाड़ अपने नीचे फैले हुए जल रूपी दर्पण में हजारों फूल रूपी आंखों से अपना चेहरा निहार रहे हैं। इस तरह पावस ऋतु में यानी बरसात ऋतु में पहाड़ी प्रदेश का रूप पल पल बदलता रहता है। दूसरा प्रश्न है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है। मेखलाकार शब्द का अर्थ होता है मंडलाकार यानी गोल आकार का, यानी करधनी जैसा। करधनी होता है एक कमर में पहनने वाला गहना। पहाड़ की जैसे चोटी हम बनाते हैं ड्राइंग में, तो ऊंची नीची लहरदार बनाते हैं, उसी तरह एक कमर में पहनने से इसका शेप लहरदार हो जाता है। तो मेखलाकार का अर्थ हुआ मंडलाकार अर्थात करधनी के आकार का। कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? पर्वत की विशालता और विस्तार को दर्शाने के लिए कवि ने इसका प्रयोग यहाँ किया है। जिस तरह करधनी पहनने से कमर में ऊंची नीची इसकी बनावट बन जाती है लहरदार, उसी तरह पर्वत की चोटियाँ भी ऊंची नीची लहरदार बहुत दूर तक दिखाई दे रही हैं। तीसरा में सहस्त्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? नहीं तात्पर्य यानी मतलब इसे क्या मतलब है। सहस्त्र यानी हजारों, दीर्घ यानी आँखें, सुमन यानी फूल। पहाड़ी प्रदेश में कई प्रकार के फूल खिले हुए रहते हैं। कभी ने उन फूलों को पहाड़ की आँखें बताया है कि हजारों फूल रूपी आँखें पहाड़ की हैं और उन आँखों से पहाड़ अपने रूप को अपने नीचे फैले हुए तालाब रूपी आईने में निहारता है। यानी पहाड़ का विशाल जो रूप है वह नीचे जो तालाब रहता है उसके जल में दिखाई देता है, उसकी छाया दिखाई देती है। तो कवि ने मानवीकरण कर दिया है, कवि में इसमें कविता में सबका। तो पहाड़ को भी मनुष्य बना दिया है, फूलों को उसकी आंखें बना दिया है, नीचे तालाब को आईना बना दिया है, यानी मान लिया है। तो ऐसा लगता है कि उसकी छाया जो दिखती है तालाब में, लगता है कि पहाड़ अपने रूप को फूल रूपी आँखों से, हजारों आँखों से निहार रहा है। तो सहस्त्र दीर्घ सुमन से तात्पर्य है कि हजारों फूल रूपी आँखें। और कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया है? इसका प्रयोग पहाड़ की आँखों के लिए किया होगा। कवि ने इसका प्रयोग पहाड़ की आँखों के लिए किया होगा या किया है, एक ही चीज़ है। कवि को ऐसा लगता है कि पहाड़ अपनी फूल रूपी आँखों से अपने विशाल रूप को अपने नीचे फैले हुए तालाब के जल में निहार रहा है। ऐसे निहार रहा है जैसे लगता है कि वो आईने में अपना रूप देख रहा है, देखकर खुश हो रहा है। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? कवि ने तालाब की समानता यानी बराबरी दर्पण यानी आईने के साथ दिखाई है। दर्पण के साथ कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है। क्यों? क्योंकि जैसे दर्पण में
स्वच्छ साफ अपना चेहरा, अपना रूप दिखाई देता है। उसी तरह तालाब का जल स्थिर शांत है और उसमें साफ और स्वच्छ भी है, और उसमें स्थिर शांत और स्वच्छ है तालाब का जल। उसमें पहाड़ का जो आकार प्रकार है वो बहुत ही साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे तालाब अपना रूप पहाड़ अपना रूप तालाब में देख रहा है। यानी कवि ने तालाब की समानता आईने से की है या दर्पण से की है, क्योंकि उसे लगता है कि पहाड़ अपना रूप इस तालाब रूपी आईने में निहार कर खुश हो रहा है। पर्वत के हृदय से उठ कर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे, और वे किस बात को प्रकट करते हैं। प्रतिबिंबित करते, किस बात को प्रतिबिंबित करते यानी दिखाते हैं होगा। तो पर्वत के हृदय से उठ कर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर ऊंचे सपनों की तरह, ऊंची आकांक्षाओं यानी ऊंची इच्छाओं की तरह, मनुष्य के ऊंचे सपनों की तरह एक टक निहार रहे। ऐसा लगता है जैसे वे उसे छूना सा चाहते हैं लेकिन छू नहीं पाते हैं। इसकी वजह से कुछ चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। पर्वत के हृदय से उठ कर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर एक टक बिना पलक झपकाए हुए ऊंची आकांक्षाओं की तरह, ऊंचे सपनों की तरह उसे देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे आकाश को छूना चाहते हैं और नहीं छू सकने की वजह से कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मनुष्य के सपनों को पेड़ से तुलना किया कवि ने। जैसे मनुष्य ऊंची ऊंची इच्छाएं रखता है, ऊंचे सपने रखता है, उसको पूरा करने की कोशिश करता है, उसी तरह लगता है कि पहाड़ के ऊपर उगे हुए पेड़ जो हैं आकाश की ओर मनुष्य की पहाड़ की ऊंची आकांक्षाओं की तरह ऊपर देख रहे छूने के लिए, लेकिन नहीं छू सकने की वजह से कुछ चिंतित भी लग रहे हैं। साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से चारों तरफ धुआं धुआं छा गया है। धरती आकाश एक जैसा हो गया है, तो लगता है कि आकाश टूटकर धरती पर गिर गया है, और उसके गिरने से साल के वृक्ष भी डर गए हैं और डरकर वे धरती में धंस गए हैं। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं। बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है। झरने पहाड़ के गौरव का गान कर रहे हैं। झरने पहाड़ के या पर्वत के गौरव का गान कर रहे हैं, यानी उनकी महिमा गा रहे हैं। और ये बहते हुए झरनों की तुलना, या झरनों हो जाएगा बहते हुए झरनों की तुलना, या झरने भी बोल सकते हैं, सॉरी, झरने की तुलना सफ़ेद मोती की लड़ियों से की गई है। बहते हुए झरने की तुलना सफ़ेद मोती की लड़ियों से की गई है। झरनों के लगातार गिरने से सफ़ेद झाग उठने लग जाता है। झरनों के लगातार गिरने से पानी में सफ़ेद झाग उठने लग जाता है, जिससे कवि को लगता है कि ये सफ़ेद झाग मोती हों और मोती की ये लड़ियां हैं, सुंदर लग रही हैं। तो इसकी तुलना मोती की लड़ियों से की गई है। बहते हुए झरने की तुलना सफ़ेद मोती की लड़ियों से की गई है, क्योंकि झरनों के लगातार गिरने से वहाँ सफ़ेद झाग पैदा होता है। इसी से इसमें कवि ने मोती मान लिया है। कुछ और देखिए, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। है टूट पड़ा भू पर अंबर, वही अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि बताएंगे इसको। प्रस्तुत पंक्ति जो है पर्वत प्रदेश पर पावस नामक कविता से ली गई है। इसके कवि पंत जी हैं। उन्होंने इसमें पर्वतीय प्रदेश पर पल पल बदलते प्राकृतिक रूप का वर्णन किया है। वे कह रहे हैं कि पल पल वहाँ बदलता रहता है रूप। कभी अचानक मूसलाधार बारिश होती है, कभी बादल दौड़ने लगते हैं। तो कवि का कहना है कि अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी, चारों तरफ धुआं धुआं जैसा छा गया, धरती आकाश एक रंग का हो गया,
देखकर ऐसा लगता था कि आकाश धरती पर टूटकर गिर पड़ा है। बस इसका हो गया। अब यूं जलयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इसमें भी जैसे पहले इसमें बताया उसी में बताना पड़ेगा। कवि कहते हैं कि अचानक वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में पल पल रूप बदलता रहता है। अचानक उजले बादल चारों तरफ दौड़ने लग जाते हैं। बादल में पहाड़ दिखाई नहीं देता, लगता है कि उजले पंख लगाकर पहाड़ कहीं उड़ गए। और इस तरह से बादल आपस में दौड़ते रहते हैं कि लगता है कि इंद्र भगवान कोई जादू का खेल जल्द यानी बादल की यान रथ में बैठकर ऐसा लगता है कि इंद्र भगवान बादल के रथ में बैठकर कोई जादू का खेल खेल रहे हैं। गिरवर के उर से उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुआ झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कवि कहते हैं कि पहाड़ पर गिरवर के उर से उठकर, गिरवर यानी पहाड़ हो गया, उर यानी हृदय, हृदय से उठकर यानी पहाड़ों पर, पहाड़ के ऊपर जो पेड़ उगे हुए हैं वे ऐसा लगता है कि हमारी ऊंची आकांक्षाओं की तरह, मनुष्य के ऊंचे सपनों की तरह तरुआ यानी पेड़ हुआ। तो पेड़ जो उठे हुए हैं, पहाड़ के ऊपर जो पेड़ उगे हुए हैं वे ऐसा लगता है कि मनुष्य के ऊंचे सपनों की तरह ऊपर उठे हुए हैं और वे आकाश को छूना चाहते हैं। इसके लिए वे शांत स्थिर एकटक आकाश को देख रहे हैं, लेकिन वे कुछ चिंतित भी हैं। हो गया, थैंक यू। और भी बहुत सारे हैं दूसरे पेज में, आप खुद बनाइए और याद कीजिए। धन्यवाद।